सरकारी संघवाद की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए हमने करों के विभाज्य कोष का 42% राज्य हिस्सों को अंतरित करना स्वीकार किया है। स्थानीय निकायों को दिया जाने वाला अनुदान या राजस्व घाटा इन अनुदानों में शामिल नहीं है जो इसके अतिरिक्त है। जैसा कि महान सदन के सदस्यों को पता ही है कि यह एक अप्रत्याशित वृद्धि है। इससे राज्यों को अधिक संसाधन मिलने से वे सशक्त हो जाएंगे। राज्यों को 2014-15 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 3.38 लाख करोड़ रुपए अंतरण की तुलना में यह अंतरण 3.04 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की अंतरित होगी। इस प्रकार राज्यों को कुल अंतरण केंद्र के लिए निवल कर राजस्व का लगभग 62% हो जाएगा। केंद्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद सरकार ने सड़कों सहित कृषि केंद्र के लिए घटती परिणामी राजकोषीय गुंजाइश के बावजूद सरकार ने सड़कों सहित कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनरेगा, ग्रामीण और संरचना जैसी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को सहायता जारी रखने का निश्चय किया है। गरीबों और उपेक्षित लोगों के लिए बनाए गए कार्यक्रम जारी रहेंगे। अपनी राजकोषीय स्थिति में न केवल गिरावट आई अपितु यह प्राय खत्म सी हो गई है। मुझे राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखने की पांचवी चुनौती का मुकाबला करना है। इस वर्ष 11.5% की आर्थिक वृद्धि सांकेतिक अर्थ में लगभग 2% कम थी, जिसके लिए मुद्रास्फीति की दर कम होना है। परिणामतः कर में उछाल भी काफी कम रहा। महोदया, इसके बावजूद मैंने अपना वचन पूरा किया है और हम विरासत में प्राप्त सकल घरेलू उत्पाद के 4.1% के राजकोषीय घाटा के चुनौतीपूर्ण लक्ष्य को पूरा कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदया, हमें गरीबी में कमी लाने और उसे दूर करने के लिए इन चुनौतियों पर विजय प्राप्त करने की आवश्यकता होगा। अध्यक्ष महोदया, मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूं कि मेरी सरकार सकल घरेलू उत्पाद के 3% के मध्यावधि लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास के प्रतिकृत संकल्प है, किंतु इस प्रयास में सरकारी निवेश में वृद्धि करने की आवश्यकता पर विचार करना होगा। से अधिकूल अतिरिक्त सरकारी निवेश 1.25 लाख करोड़ निर्धारित किया गया है। इसमें से 70,000 करोड़ रुपए बजटीय परिव्यय से पूंजीगत व्यय होगा। हमें अत्यधिक घट गई राजकोषीय गुंजाइश, वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने से उत्पन्न होने वाली अनिश्चितताओं और 7वें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने के कारण पड़ने वाले संभावित बोझ पर भी विचार करना होगा। मेरे विचार में राजकोषीय समेकन हेतु चक्रीय तौर पर पूर्व निर्धारित समय सारणी की जल्दबाजी अथवा इस पर बल देना विकास के पक्ष में नहीं होगा। अर्थव्यवस्था सुधारों के साथ राजकोषीय समेकन की गति में तेजी लाने का दबाव कम हो गया है। इन परिस्थितियों में मैं 3% के राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पहले से परिकल्पित 2 वर्षों के बजाय 3 वर्षों में पूरा करूंगा। इस प्रकार अगले 3 वर्षों के लिए मेरे लक्ष्य हैं 2015-16 के लिए 3.9%, 2016-17 के लिए 3.5% और 2017-18 के लिए 3%। अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश में और संरचना में निवेश के वित्त पोषण हेतु प्रयोग में लाई जाएगी। तदनुसार मैं FRBM अधिनियम के प्रति वित्त विधेयक में संशोधन प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदया, मैं एक आशावादी टिप्पणी के साथ राजकोषीय रूपरेखा पर विचार विमर्श को विराम देना चाहता हूं। जबकि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ है, किंतु रोजगार सृजन, गरीबी उन्मूलन और संरचना निर्माण की समग्र स्थिति निर्बाध रही है। वस्तुतः यह स्थिति इस वर्ष और प्रत्येक अनुवर्ती वर्ष में जारी रहेगी, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के कर राजस्व में इजाफा होगा। लोक वित्त के इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से न केवल राजकोषीय समेकन की गाड़ी पटरी पर है, अपितु इससे समग्र रूप में सरकारों के कुल सरकारी व्यय में सकल घरेलू उत्पाद के 0.5% से अधिक की वृद्धि होने की उम्मीद की जा सकती है। धन्यवाद महोदया। जैसा आवश्यकता होगी मैं आपसे निवेदन कर लूंगा। अध्यक्ष महोदया, आप देखेंगी कि बजट में विनिवेश संबंधी आंकड़े अत्यधिक स्पष्टता के साथ प्रदर्शित किए गए हैं। इसमें घाटा उठाने वाली इकाइयों में विनिवेश और कुछ स्ट्रेटेजिक विनिवेश दोनों ही शामिल हो सकेंगे।
अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार भारतीय के रूप में अपने संकल्प में एक न्याय प्रिय तथा अनुकंपा से परिपूर्ण देश के रूप में अपने पूर्व के उत्कर्ष को प्राप्त करने के लिए कृत संकल्प है। विगत में अच्छे इरादों के साथ प्रारंभ की गई स्कीमें प्रायः अपने लक्ष्य पूरे नहीं कर सकी हैं, कमियों के जाल में उलझ गई हैं और इन पर अक्षमता का ठप्पा लग गया है। यही स्थिति सब्सिडियों की भी है। सब्सिडियों की जरूरत गरीबों और वंचितों के लिए होती है। हमें सब्सिडी सुपुर्दगी की सुलक्षित प्रणाली की आवश्यकता है। हमें सब्सिडी क्षतियों को कम करने की आवश्यकता है, न कि सब्सिडियों को ही समाप्त करने की। हम इस दृष्टिकोण पर आधारित सब्सिडियों को युक्तिसंगत बनाने की प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम उस पथ पर चल पड़े हैं। अधिकतर छात्रवृत्ति स्कीमों में शुरू किए गए प्रत्यक्ष लाभ अंतरण लाभार्थियों की मौजूदा संख्या 1 करोड़ से बढ़कर 10.3 करोड़ करने के लिए इसका और विस्तार किया जा सकेगा। इसी प्रकार 11.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं को 6,335 करोड़ का प्रत्यक्ष अंतरण किया गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस सदन के सदस्यों जैसे शीर्ष कर वर्ग वाले धनी व्यक्ति और जो वास्तव में गरीब व्यक्तियों के कल्याण के प्रति वस्तुतः चिंतित हैं, स्वेच्छा से अपनी एलपीजी सब्सिडी छोड़ देंगे। मैं जारी रखूंगा। हमारे किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता गहरी है। हमने कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण 2 बड़े कारकों अर्थात मृदा और पानी के समाधान के लिए पहले ही प्रमुख उपाय किए हैं। सतत आधार पर मृदा उर्वरता में सुधार लाने के लिए महत्वाकांक्षी मृदा स्वास्थ्य कार्ड स्कीम शुरू की गई है। मृदा स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैं कृषि मंत्रालय की परंपरागत कृषि विकास योजना के वित्त पोषण और पूर्ण सहायता का भी प्रस्ताव करता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सिंचाई योजना प्रति बूंद अधिक फसल की व्यवस्था करने के लिए प्रत्येक किसान के खेत में सिंचाई करने और जल घर दक्षता में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। मैं सूक्ष्म सिंचाई, जल संभर विकास और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सहायता हेतु 5,300 करोड़ आवंटित कर रहा हूं। मैं राज्यों से आग्रह करता हूं कि इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में भरपूर सहयोग दें। छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष ध्यान देते हुए प्रभावी और निर्बाध कृषि ऋण की सहायता से कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। मैं 2015-16 में नाबार्ड में स्थापित ग्रामीण अवसंरचना विकास कोष की निधियों में 25,000 करोड़ रुपए दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण कोष में और 15,000 करोड़ दीर्घावधिक ग्रामीण ऋण केस में 15,000 करोड़, अल्पावधिक सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि हेतु 45,000 करोड़ और अल्पावधिक आरआरबी पुनर्वित्त निधि के लिए 15,000 करोड़ आवंटित करने का प्रस्ताव करता हूं। कृषि ऋण हमारे मेहनतकश किसानों के प्रयासों को सहारा देते हैं। इसलिए मैंने 2015-16 के दौरान 8.5 लाख करोड़ के ऋण का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। मुझे पूरा विश्वास है कि बैंक यह लक्ष्य पार कर लेंगे। हमारी सरकार मनरेगा के जरिए रोजगार में मदद करने के प्रति वचनबद्ध है। हम सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी गरीब रोजगार के बगैर न रह जाए। हम मनरेगा के अंतर्गत कार्यों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में सुधार लाने पर ध्यान देंगे। मैंने इस कार्यक्रम के लिए 34,699 करोड़ का आरंभिक आवंटन किया है। हालांकि किसान अब स्थानीय व्यापारी के शिकंजे में नहीं है, परंतु उसके उत्पाद को अभी भी सर्वोत्तम राष्ट्रीय कीमत नहीं मिलती है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम राष्ट्रीय कृषि बाजार सृजित करें, जिससे मूल्य वृद्धियों को कम करने के अनुषंगी लाभ होंगे। मैं इस वर्ष एकीकृत राष्ट्रीय कृषि बाजार के सृजन हेतु नीति में राज्यों के साथ करने का इच्छुक हूं। अध्यक्ष महोदया, हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि विकास से समावेशी विकास होगा, जबकि बड़े कारपोरेट और कार्यवाही कंपनियों को भूमिका निभानी है। इसे अधिकतम रोजगार सृजन में लगे अनौपचारिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा संपूर्णित करना होगा। लगभग 5.77 करोड़ छोटे व्यवसायी वाले यूनिटें हैं और अधिकतर व्यष्टि स्वामित्व की हैं तथा छोटे विनिर्माण व्यापार अथवा सेवा व्यवसाय चलाते हैं और इनमें 62% अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों के स्वामित्व में हैं। ये पिरामिड के सबसे निचले पायदान पर हैं। ये मेहनतकश उद्यमी असंभव तो नहीं, पर मुश्किल से ऋण की औपचारिक प्रणालियों तक पहुंच पाते हैं। मैं इसलिए 20,000 करोड़ की निधि
और 3000 करोड़ की गारंटी निधि से सूक्ष्म यूनिट विकास पुनर्वित्त एजेंसी मुद्रा बैंक सृजित करने का प्रस्ताव करता हूं। मुद्रा बैंक सभी सूक्ष्म वित्त संस्थाओं जो ऐसी छोटी कारोबार इकाइयों को उधार देने के व्यवसाय में लगी हैं, जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के जरिए संचालित और पुनर्वित्त पोषण करेगा, उधार देने में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के उद्योगों को प्राथमिकता दी जाएगी। ये उपाय युवा, शिक्षित अथवा कुशल श्रमिकों को भरोसा बढ़ाएंगे, जो पहली पीढ़ी के उद्यमों बनने की इच्छा रखने में समर्थ होंगे। विद्यमान छोटे व्यवसायी भी अपने कार्यकलापों का विस्तार करने में समर्थ होंगे। इस प्रकार हम बिना बैंक वालों को बैंक वाला बना रहे हैं, उसी तरह हम अनिधिबद्ध को निबद्ध कर रहे हैं। दीर्घकालिक प्राप्य संग्रहण चक्रों के कारण किसी सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम की कार्यशील पूंजी जरूरत का महत्वपूर्ण भाग उत्पन्न होता है। हम ट्रेड डिस्काउंटिंग सिस्टम की स्थापना करने की प्रक्रिया में हैं, जो बहुविध फाइनेंसरों के जरिए कॉरपोरेट और अन्य क्रेताओं से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों के व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण सुसाध्य बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होगा। यह महत्वपूर्ण रूप से इस उद्यम क्षेत्र में नकदी में सुधार लाएगा। रेशम औद्योगिक कंपनी अधिनियम तथा औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण ब्यूरो ये लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहे हैं। हम वित्त वर्ष 15-16 में विस्तृत दिवालियेपन कोड लाएंगे, जो वैश्विक मानक पूरा करेगा और आवश्यक न्याय क्षमता की आवश्यक व्यवस्था करेगा। सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। सरकार औपचारिक वित्तीय प्रणाली तक लोगों की पहुंच बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है। इस संदर्भ में सरकार देश भर में फैले सभी गांवों में मौजूद 1,54,000 स्थानों पर विशाल डाक नेटवर्क का उपयोग करना चाहती है। मुझे आशा है कि डाक विभाग अपने उद्यम से भुगतान बैंक को सफल बनाएंगे, ताकि यह प्रधानमंत्री जन धन योजना में और योगदान कर सकें। प्रधानमंत्री ग्राम धन योजना में ये योगदान कर सकें। समुत्थान से संबंधित मामलों में गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों NBMC की अन्य वित्तीय संस्थाओं के साथ विनियमन में समानता लाने के लिए यह प्रस्ताव है कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत 500 करोड़ रुपए और उससे अधिक की परिसंपत्ति आधार वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी ND को सरफेसी अधिनियम 2002 के अनुसार वित्तीय संस्था के तौर पर अधिसूचनाओं हेतु विचार किया जा सकेगा। भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग स्वास्थ्य, दुर्घटना अथवा जीवन किसी प्रकार के बीमा के बगैर ही है। दुखद है कि जब हमारी युवा पीढ़ी बूढ़ी होगी, उसके पास भी कोई पेंशन नहीं होगी। प्रधानमंत्री जन धन योजना की सफलता से प्रोत्साहित होकर मैं सभी भारतीयों, विशेषकर गरीबों के वंचितों के लिए कार्यशील सामाजिक नेटवर्क सृजित करने के कार्य का प्रस्ताव करता हूं। सभी भारतीयों के लिए जो सुविधाओं से वंचित हैं और जो गरीब हैं, शीघ्र शुरू की जाने वाली प्रधानमंत्री ग्राम सुरक्षा बीमा योजना मात्र 12 रुपये प्रति वर्ष के प्रीमियम पर 2 लाख के दुर्घटना मृत्यु जोखिम को कवर करेगी। इसी तरह तो जनधन खाते से ट्रांसफर होगा, उससे 2 लाख की एक्सीडेंट इंश्योरेंस हर गरीब आदमी को मिलेगी। सिमिलरली उसी प्रकार इसी तरह हम अटल पेंशन योजना की शुरुआत करेंगे। यह अंशदान की अवधि पर निर्भर रहते हुए एक निश्चित पेंशन उपलब्ध कराएगी। इस योजना में शामिल होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार 31 दिसंबर 2015 से पहले खोले गए नए खातों में 5 वर्ष के लिए 1,000 रुपये प्रति वर्ष तक सीमित लाभार्थियों के प्रीमियम के 50% का अंशदान करेगी। तो महीने कोई गरीब आदमी कंट्रीब्यूट करे, उसमें से आधा सरकार देगी और 60 साल की उम्र से उसको पेंशन मिलनी आरंभ होगी। तीसरी सामाजिक सुरक्षा योजना जिसकी मैं घोषणा करना चाहता हूं, वह है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। यह 2 लाख नैसर्गिक मृत्यु और के दुर्घटना जोखिम को कवर करेगी। आयु समूह
18 से 50 के लिए इसका प्रीमियम 330 प्रतिवर्ष अथवा ₹1 प्रतिदिन से कम होगा। पीपीएफ में लगभग 3000 करोड़ और ईपीएफ निधि में लगभग 6000 करोड़ की बिना दावे की जमा राशियां पड़ी हैं। मैंने निधि में इन राशियों के विनियोजन हेतु वित्त विधेयक में अदावाकृत निक्षेप अधिनियम के अधिनियमन का प्रस्ताव किया है, जिसका उपयोग इनके प्रीमियमों को